अब बेटे की शादी की उम्र हो तो किस माँ को उसकी शादी की टेंशन नहीं होती। और ऐसे ही अपने बेटे की शादी की टेंशन उर्मिला को भी हो रही थी। और घर में बिना बताए उर्मिला लड़की वालों को घर बुला लेती है। इस बात से बेखबर हाफ पैंट और टी शर्ट में आराम से हॉल में सोफे पर लेटा हुआ पंकज टीवी देख रहा होता है कि तभी कुछ लोग दरवाजे से उसके घर में आते हैं। ओ, ये कौन आ रहा है? साथ में लेडीज भी हैं। अरे ये पिलो कहाँ चला गया? हड़बड़ाकर पंकज शर्माते हुए खड़ा हो जाता है। नमस्ते आंटी जी, आप जरूर मम्मी की फ्रेंड होगी। मैं अभी मम्मी को बुला देता हूँ, आप बैठिए ना। यही है लड़का। आंखों में शर्म तो है लड़के के, वो भी आज के जमाने में मानना पड़ेगा। कोई बात है क्या अंकल आंटी जी? अरे नहीं नहीं बेटे, कोई बात नहीं है। लगता है तुम्हें बताया नहीं गया था कि हम आने वाले हैं। चलो कोई बात नहीं, अनजाने में ही सही मुलाकात हो गई। मेहमानों की बातों से पंकज को कुछ खास समझ में नहीं आता। वो सीधा अंदर जाता है और अपनी माँ को बाहर भेज देता है। फिर कपड़े बदलकर पंकज सीधा किचन में चला जाता है और बाहर बैठे मेहमानों के लिए नाश्ते की प्लेट लेकर हॉल में आता है। अरे मैं ले आती ना नाश्ता बेटा। आप अपने फ्रेंड से बात कीजिए मम्मी, आप इन्हें छोड़कर अंदर जाकर स्नैक्स लाती अच्छा लगता है क्या? इसलिए मैं ले आया। आप लाओ मैं लाऊं, क्या फर्क पड़ता है? चलिए आप एंजॉय कीजिए, मैं निकलता हूँ, मुझे जरा काम है। हमें तो जो देखना था देख लिया, हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का है उर्मिला जी। जो बेटा बिना बोले मेहमानों के लिए नाश्ता परोस दे, वो कभी मेरी बेटी से ज्यादा काम करवाएगा क्या? मुझे भी जज गया आपका बेटा उर्मिला जी। यही तो होते हैं संस्कार। आपको मुझ में इंटरेस्ट है, पर क्यों आंटी जी? अरे नहीं नहीं बेटा, ये क्या बोल रहा है तू? वो ना मैं तुझे बताना भूल गई थी। तेरे पीछे से मैं कुछ रिश्ते देख रही थी तेरे लिए, तो मुझे बहन जी की बेटी पसंद आ गई और मैंने इन्हें बुला लिया। इन्होंने अपनी बेटी के लिए तुझे पसंद कर लिया है। क्या? मुझसे बिना पूछे, मुझे बिना बताए मेरे लिए लड़की देख रही थी आप मम्मी? बेटा जवान हो गया तो उसे किसी और लड़की के हवाले कर दोगी? बोझ हो गया मम्मी? इतनी इज्जत है क्या मेरे इस घर में मम्मी? माफ कीजिएगा, आप मेरी सासू माँ नहीं हो सकेंगी। मुझे कोई और लड़की पसंद है तो मैं आपकी बेटी को धोखा नहीं दे सकता। नमस्ते। ये इंसल्ट करने बुलाया था क्या आपने हमें उर्मिला जी? चलिए जी, नहीं करना हमें यहाँ रिश्ता। जब इन्हें पता ही नहीं होता कि बेटे का कहीं चक्कर चल रहा है तो क्यों बुला लेते हैं मेहमानों को? हर कुछ इस तरह पंकज की प्रेमिका उसके घर वालों के सामने इंट्रोड्यूस होती है। प्रीति की फोटो दिखाते हुए पंकज कहता है, ये है लड़की मम्मी। वैसे डेट नहीं कर रहा हूँ, बस मिले हैं हम। वो मेरा फ्रेंड नहीं है करण, उसी की मौसी की लड़की है। कई बार देखा है मैंने। इतनी सुंदर है मम्मी, क्या बताऊँ। उतनी ही शालीन। इस जमाने में इतना पेशेंस है इस लड़की में, बड़ी पॉजिटिव वाइब आती है इससे। ये हमारे घर आई ना तो घर में हंसी खुशी का माहौल बना रहेगा। क्या बोलती हो उर्मिला जी? मुझे तो लड़की जच रही है। आपको तो वो पसंद है भैया, पर आपका ऐसा मुंह देखकर वो कहीं ना ना कर दे। उसने ही मुझे प्रपोज किया है बहना। फाइनल कर दे बेटा, फाइनल कर दे। ये तो साक्षात जगदम्बा उठा कर ले आया तू। मानना पड़ेगा मेरे बेटे की पसंद को। लड़की का रूप तो छू रहा है। देखिए जी कैसे जगमग कर रही है। ये जींस वाली फोटो तो और बढ़िया है। अब तो यही बहू बनकर आएगी मेरे घर और फिर मैं सबको दिखाऊंगी कि कैसी बहू चुनकर लाया है मेरा बेटा। उर्मिला जी को तो प्रीति इतनी अच्छी लग जाती है कि वो जरा भी देरी नहीं करती और 10 दिन के अंदर ही प्रीति उर्मिला जी की बहू बनकर उनके घर आ जाती है। दरवाजे पर अपने बहू बेटी की आरती करने से पहले उर्मिला अपनी बहू का घूंघट उठाकर सबसे पहले उसका चेहरा निहारती है। अरे स्नेहा, जा जाकर 2 सूखी लाल मिर्च लेकर आ। बहू के सर से मिर्ची घुमाकर जलानी पड़ेगी। जिस हिसाब से सभी शादी में इसे देख रहे थे ना, बेचारी को न जाने कितने की नजर लगी होगी। काजल तो लगा रखा है ना बहू? जी माँ। माँ, मेरा कलेजा कट जाएगा बहू, वारी जाऊं मैं तुझ पर। देख ले स्नेहा, ऐसे बोलती है लड़कियां। और एक तू है जो हर वक्त मुंह से ब्रो ब्रो करती रहती है। अपनी बहू की मीठी आवाज में माँ सुनकर उर्मिला अपने हाथों से सोने के कंगन उतार कर अपनी बहू के हाथों में पहना देती है और उसके बाद अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाती है और बाकी रस्मों को पूरा करने में ही पहला दिन गुजर जाता है। अगली सुबह नींद से जाग कर भी तुम कितनी प्यारी लगती हो प्रीति। बस बस, कितनी तारीफ करेंगे आप मेरी। तभी दरवाजे से उर्मिला अंदर आती है। सही तो कह रहा है पंकज। ये ले बहू, तेरे लिए मैं गुलाबी रंग की साड़ी लेकर आई हूँ।
तुझ पर ना ये रंग बड़ा जचेगा। और ये कुछ गहने हैं, अच्छे से तैयार होकर कुछ देर में बाहर आ जाना। मोहल्ले की औरतें आती ही होंगी तेरी मुंह दिखाए की रस्म के लिए। बाकी सब भी तो देखे मेरी बहू क्या चीज है। सभी मेहमान आ रहे हैं तो मैं कुछ मीठा बना लूं माँ। देख रही हो मम्मी, कितनी होशियार लड़की लाया हूँ मैं। थू, ऐसी मीठी मीठी बातें ना बोल बहू, तुझे मेरी ही नजर लग जाएगी। और हाँ पंकज, तू भी बहू की छोटी उंगली जरा दांत के नीचे दबा लेना, कहीं तेरी नजर ना लग जाए बहू को। उर्मिला को हमेशा से एक बहुत ही सुंदर बहू की आस थी और अब प्रीति उसके लिए एक शो पीस हो गई थी, जिसे वो सबको दिखाकर वाह लूट सकती थी। कल शादी में तेरी बहू को देखा मैंने। उर्मिला, सच में प्रीति तो साक्षात माँ दुर्गा का रूप है, मानना पड़ेगा। बहू तो एक नंबर लाई है तू, पूरे मोहल्ले में ऐसी बहू किसी की नहीं है। ऐसी बात नहीं है सीता, आज से 30 साल पहले इस मोहल्ले में बिल्कुल ऐसी ही बहू आई थी। जब मैं ब्याह कर आई थी ना, तो पूरा मोहल्ला मुझे देखने के लिए खड़ा हो गया था। अब जैसी सास होगी बहू भी तो वैसी ही लाएगी ना। पर चेहरे को चाटेगी क्या उर्मिला, अगर गुण अच्छे नहीं होंगे तो। और तभी एक बड़ा सा घूंघट लिए प्रीति सभी के लिए नाश्ता लेकर आती है। देखा है क्या कि कभी कोई बहू अपनी मुंह दिखाए में खुद ही मेहमानों के लिए खाना लेकर आए। अब इससे ज्यादा और क्या संस्कारी बहू लाती मैं। मेरे तो भाग्य खुल गए इसे पाकर। प्रीति को लाकर पंकज ने तो अपने बेटे होने का फर्ज निभा दिया। अब तो भगवान से मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वाह मम्मी, बहू पाकर अब दामाद की भी इच्छा नहीं रही तुम्हें, हद है। इसी तरह 3 महीने बीत जाते हैं और इन 3 महीनों में प्रीति की सास और उसका पति उसकी फुर्तीलेपन, उसके सुंदर रूप का गुण गाते थकते नहीं। पर आजकल प्रीति अपने शरीर में बदलाव महसूस कर रही थी। एक सुबह वो उठकर जैसे ही शीशे में देखती है, उसे अपने चेहरे पर बहुत सारे पिंपल्स दिखते हैं। ये मेरी क्रिस्टल क्लियर स्किन पर इतने दाने कैसे हो गए? तभी पीछे से पंकज की आवाज आती है। अरे ये क्या, पीलों पर कितने सारे बाल है, तुम्हारे बाल झड़ रहे हैं क्या? और ये क्या हाल बना लिया है तुमने? तुम्हारे चेहरे पर इतने पिंपल्स कैसे हो गए? तुम तो कोई कॉस्मेटिक्स भी यूज नहीं करती। पता नहीं पंकज, मुझे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब भी कंघी करती हूँ तो सर से इतने बाल टूटते हैं कि लगता है मैं गंजी हो जाऊंगी, और ऊपर से अब ये दाने। भगवान करे ठीक हो जाए, वरना अगर मम्मी ने तुम्हारे चेहरे के ये दाने देख लिए ना तो उनका मूड जरूर ऑफ हो जाएगा। और हाँ, अपने बालों का कुछ करो, मुझे कम बाल वाली लड़कियां पसंद नहीं है। अपनी सास के डर से प्रीति अपने चेहरे पर फाउंडेशन लगाकर अपने पिंपल्स छुपा लेती है और रसोई में काम करना शुरू कर देती है। तभी हंसती हुई उर्मिला दरवाजे से अंदर आती है और सबसे पहले प्रीति का चेहरा सामने से देखते हुए कहती है, कुछ लगाया है क्या चेहरे पर बहू? नहीं तो माँ। क्यों? वही ना, तू क्यों कुछ लगाने लगी? पता है आज क्या हुआ? वो सुषमा है ना, बहुत अपनी बहू के पतली कमर की तारीफ करती थी। भाई मेरी बहू तो मॉडल है, उसका चेहरा बड़ा चमकता है। ओ क्या कहते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन। हाँ वही, उसकी बहू का चेहरा 2 रंग सा हो गया है। उसका तो मुंह बन गया था, पर मेरी बहू तो जैसी आई थी वैसी की वैसी है। वैसी ही रहना है बहू। हाँ माँ। अपनी खूबसूरती को लेकर अपनी सास का कंसर्न देखकर प्रीति और घबरा जाती है। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं। एक शाम पूरा परिवार मिलकर पार्टी में जा रहा था। तू अपनी वो 1 पीस वाली ड्रेस पहन लेना बहू, अच्छी लगेगी तुझ पर। ला दे मुझे, जरा टाइट कर दूं। तुझे जरा ढीली लगती थी ना वो। नहीं माँ, कहाँ ढीली थी, ठीक ही तो है, मैं अभी पहन कर आती हूँ। अपनी सास की कही सुनकर प्रीति वही ड्रेस पहन कर आती है, पर अब उसमें उसका पेट अलग ही दिख रहा था और ड्रेस की चेन तो पीछे से बंद ही नहीं हो रही थी, जिसे देखकर उर्मिला की तो जान ही सूख जाती है। ये ड्रेस का चेन बंद क्यों नहीं हो रहा है बहू? तू बंद करना भूल गई है क्या? और ये तेरा पेट अलग सा मटके जैसे बाहर क्यों आ गया? मुझे तो लग ही रहा था मैडम का वजन बढ़ रहा है, अब बैठ कर खाएगी तो यही होगा ना। हे भगवान, तू अभी जाकर कपड़े बदल कर आ बहू। कोई ढीला सा गाउन पहन ले जिसमें तेरा पेट ना दिखे, वरना तू अगर ऐसे बाहर गई ना तो लोग कहते देर नहीं करेंगे कि लाई थी चुईया और बन गई बिल्लाओ। सबकी बात मानकर प्रीति अपने वजन को कंट्रोल करने की कोशिश तो करती है, पर उसका वजन कंट्रोल ना होकर 17 किलो बढ़ जाता है। अब उसके मोटे वजन से हर वक्त उसे कभी अपनी सास की तो कभी अपने पति के ताने सुनने पड़ते थे। एक तो पता नहीं क्यों दिन भर सर चकराता रहता है, ऊपर से ये मेरा वजन है कि कम ही नहीं हो रहा।
सारे कपड़े टाइट होते जा रहे हैं। तो क्या फर्क पड़ता है बहू, अच्छा है ना। तेरा मन यहाँ लगता है। इंसान का मन अगर खुश हो तो वजन बढ़ने लगता है। पर पंकज तो मुझे देखना भी नहीं चाहते पापा जी। अब वो बिस्तर पर सोते भी नहीं क्योंकि हर तरफ मेरे टूटे बालों का गुच्छा होता है जिसे देखकर उन्हें इरिटेशन होती है। आज रात को उनके ऑफिस में पार्टी है। मेरे चेहरे और मेरे वजन के कारण कहीं उनका तमाशा ना बन जाए। रात को अपने पति के ऑफिस की पार्टी में जाने के लिए हेयर विग लगाकर अच्छे से मेकअप कर प्रीति तैयार बैठी होती है कि ऑफिस से आते ही उसे देखकर पंकज गुस्से से कहता है, कहाँ जाने के लिए तैयार होकर बैठ गई हो तुम? तुम्हें नहीं लेकर जा रहा मैं। स्नेहा, जल्दी से तैयार हो जाओ। ये क्या बात हुई? क्यों नहीं जाएगी बहू? इसके ऑफिस के लोगों के बीच में तमाशा बनवाएगा क्या ये अपना? बहू को खुद बुद्धि होनी चाहिए कि अपने वजन का ख्याल रखे। अब इसकी माँ लगने लग गई है ये। लगता है प्रीति की खूबसूरती का पैकेज 3 महीने का ही था। ये तो बड़ा गलत किया तूने मेरे बेटे के साथ। इससे अच्छी तो वो लड़की थी पंकज, जिसका रिश्ता मैं तेरे लिए लेकर आई थी। पर तुझे तो प्रीति से करनी थी ना शादी। अब हो गई ना गलती, क्या करूं मम्मी। मुझे तो ऑफिस से घर आने का भी मन नहीं करता। चेहरे पर मेकअप लगाकर अपने दाने तो छुपा लोगी तुम प्रीति, पर अपने वजन का क्या करोगी? जितना प्यार प्रीति को 3 महीने में मिला था, उससे कई ज्यादा नफरत वो इन 2 महीनों में झेल चुकी थी। एक रोज प्रीति जब किचन में काम कर रही थी, उर्मिला कहती है, अरे बहू तू रसोई में आ गई? तेरे महीने होने का वक्त है ना, हुई नहीं क्या अभी तक? कहा मम्मी जी, ऐसी हालत में मैं किचन में थोड़ी ना आती। 15 दिन ऊपर हो गए हैं पर पीरियड्स अब तक नहीं आए। अरे रे बहू, मुझे माफ कर दे। न जाने अनजाने में क्या कुछ नहीं सुना दिया मैंने तुझे। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तू माँ बनने वाली है। पंकज के पापा, स्नेहा, पंकज जल्दी से यहाँ आओ। उर्मिला की आवाज सुनकर सभी वहां आते हैं। चलो अब जल्दी से अपनी पत्नी से माफी मांग। क्या माफी मांगू मैं मम्मी? आजकल प्रीति का चेहरा देखकर मेरा मूड ऑफ हो जाता है। अब मेरे चेहरे पर दाने आ रहे हैं, मेरा वजन बढ़ रहा है, तो मैं क्या करूं? कठपुतली बना कर रख दिया है तुमने मुझे। एक फर्नीचर को ब्याह कर लाए थे क्या, जो ज्यों की त्यों ही रहती? जिंदगी में कभी आए हो किचन में ये देखने की प्रीति क्या करती है क्या नहीं? अपने ऑफिस का काम तो खुद ढंग से होता नहीं, वो भी रात में मुझसे करवाते हो और कहते हो कि बैठकर खाती है। तो इसी तरह बैठकर एक बार तुम भी किचन संभालो, मैं ज्वाइन कर लेती हूँ ऑफिस। लगता है बहू का बीपी बढ़ गया है। यूं तो घर के बड़े आप हैं, पर जहां आपको बोलना चाहिए वहां आप बोलते नहीं। आपकी बीपी तो मेरे साथ ये सब होता देखकर भी नहीं बढ़ी पापा जी, इसीलिए आज मुझे अपनी बीपी बढ़ानी पड़ गई। अरे जी आप चौंकिए मत। जब औरत माँ बनने वाली होती है ना तो चिड़चिड़ापन हो ही जाता है। बहू पेट से है, इसीलिए बेचारी के चेहरे पर दाने आ गए, उसका वजन बढ़ता जा रहा है। ओह माय बेबी, वही मुझे लगा मेरी डॉल जो इतना मीठा बोलती है वो अचानक कड़वा करेला कैसे बन गई। ये बात थी प्रीति, तो तुम्हें हमें बताना चाहिए था ना। हाँ, मैं तो अब तक 10 बार प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ ना, इसीलिए मुझे सांस लेते ही पता चल जाता है कि पेट में कुछ है कि नहीं। मुझे लगता है हमें खुद ही किसी कंक्लूजन पर ना पहुंचते हुए भाभी को एक बार डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। चेकअप के बाद ही तो पता चलेगा कि कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। तूने सुना नहीं क्या, जब लड़की प्रेग्नेंट होती है तो वो लोग क्या कहते हैं, पैर भारी हो गए हैं। और यहाँ हमारी प्रीति पूरी की पूरी भारी हुई पड़ी है। ये प्रेग्नेंट ही है, पर ठीक है एक बार चेकअप करवा लेते हैं। और पहली बार स्नेहा की बात मानकर प्रीति का चेकअप करवाया जाता है, जिसकी रिपोर्ट से पता चलता है कि प्रीति तो प्रेग्नेंट नहीं है, उल्टा उसे हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से थायराइड हो गया है। और थायराइड बहुत ज्यादा बढ़ जाने के कारण उसे ये सारी दिक्कतें आ रही थी। क्या बहू प्रेग्नेंट नहीं है? तो फिर ये मोटापा और ये सब? थायराइड में अक्सर लोगों का वजन या बहुत ज्यादा बढ़ जाता है या कम हो जाता है, या तो पेशेंट दिन भर थकता ही नहीं या दिन भर थका हुआ महसूस करता है। ऊपर से चेहरे पर बॉडी में यहाँ वहाँ दाने हो जाना, ये सब तो थायराइड में आम बात है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा प्रीति, तुम अब तक ये सब बर्दाश्त कैसे कर रही थी? बॉडी में जरा भी चेंज दिखे तो हमें कुछ भी ना सोचकर डॉक्टर से मिलना चाहिए। मुझे तो पहले ही लगा था कि भाभी को थायराइड हुआ है, पर आप लोगों को अपनी सुंदर बहू के पीछे छुपे इंसान का दर्द दिखे तब तो आप लोग कुछ समझ पाए। भगवान न करे मुझे ऐसा पति या सास मिले जो मुझे बस तब तक प्यार करे जब तक मैं सुंदर दिखूं, क्योंकि एक ना एक दिन तो सबको बूढ़ा होना है, सबकी सुंदरता चली जाएगी। और अगर किसी कारण से मेरी खूबसूरती चली गई तो ऐसे में तो मेरा पति मुझे मायके वापस छोड़ाएगा। आई एम सो सॉरी प्रीति,
अनजाने में मैंने न जाने तुम्हें कितना हर्ट कर दिया। तुम कितना कुछ बर्दाश्त कर रही थी। मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम समझनी चाहिए थी और मैं तुम्हें बुरा भला बोलता था। हाँ बहू, मैं भी न जाने सुषमा को दिखाने में ये भूल गई कि तू भी इंसान है, कोई मूर्ति नहीं जो हर वक्त श्रृंगार करके बैठी रहे। डॉक्टर साहब, आप दवाइयाँ लिख दीजिए, मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगी कि प्रीति समय पर दवाइयाँ ले ले। डॉक्टर के बताए तरीके से जैसे ही प्रीति दवाइयाँ लेना शुरू करती है, बस 15 दिन में ही उसके चेहरे के दाने अपने आप छुमंतर हो जाते हैं और उसका वजन भी पहले की तरह हो जाता है। पूरे परिवार को स्नेहा की कही बात ऐसी समझ में आती है कि दोबारा वो लोग कभी भी प्रीति को एक शो पीस की तरह ट्रीट ना करते हुए एक पत्नी, एक बहू की तरह ट्रीट करते हैं। मीरा के 2 बच्चे थे, दोनों ही काफी शरारती। दोनों को मीरा के साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। उफ़ो, क्या है, दोनों दादा दादी के कमरे में ही हमेशा घुसे रहते हो। अरे वाह यार, यहाँ मेरी सास तो मेरे बच्चों को हाथ तक नहीं लगाती है। अरे यार, मुझे तो डर ही लगता है कि कहीं मेरे खिलाफ भड़का ही ना दे। अरे तो लगाया कर 4 डंडे बच्चों को रोज। एक बार मार का डर दिल में बैठेगा, दादा दादी के कमरे में पैर भी नहीं रखेंगे। मीरा को सहेली की बात अच्छी लगती है, फिर वो अगले रोज से ही बच्चों को डांटना शुरू कर देती है। अरे क्या बात है, क्यों बच्चों को डांट रही हो? हमारे घर में बच्चों को डांटने मारने की प्रथा नहीं है। हमने अपने बच्चों को भी कभी नहीं मारा है। देखिए सासू माँ, सारा दिन अपने कमरे में लेकर बैठी रहती है मेरे बच्चों को। अरे बर्बाद कर दिया है उन्हें, ना पढ़ना आता है ना लिखना। अरे कैसी बात कर रही हो बहू, तुम्हारे ससुर जी हमेशा बच्चों को पढ़ाते रहते हैं। आप ना ज्यादा बोलिए मत, आपने ही इन लोगों को सर चढ़ा रखा है। चलो दोनों मेरे कमरे में। मीरा सास के कमरे से बच्चों को लेकर अपने कमरे में चली जाती है, जहाँ बच्चे खेलना शुरू कर देते हैं। अरे पता नहीं बच्चे उसके कमरे में क्या कर रहे होंगे। क्यों चिंता कर रही हो, माँ है उन बच्चों की, ख्याल ही रख रही होगी ना। तभी छोटे बेटे के रोने की आवाज आती है। अरे अरे क्या हो गया, इतना चीख चीख कर बच्चा क्यों रो रहा है बहू? अरे कुछ नहीं, वो जरा गरम प्रेस लगे उसके हाथ में। मैं फोन पर बात कर रही थी, ध्यान नहीं रहा कि प्रेस गरम है। बहू बच्चे के हाथ में पानी लगाने ही वाली होती है कि सास कहती है, अरे पेस्ट लगा दे बहू, पानी से तो फफोला निकल सकता है। वैसे तुम्हें बच्चों का ख्याल रखना चाहिए बहू, बच्चा अभी छोटा है और प्रेस गरम है, ये बात कैसे भूल गई तुम? बहू को ससुर पर गुस्सा आ जाता है। तो क्या जानबूझकर जला दिया मैंने अपने ही बच्चे का हाथ, ये कहना चाहते हैं आप? अरे देख बहू, ससुर से जबान लड़ाने की जरूरत नहीं है। बच्चे तेरे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं कि हम लोगों का कोई हक नहीं है। अरे तो क्या हो गया, प्रेस ही तो लगी है ना, नहीं गया ध्यान? अरे कोई जानबूझकर थोड़ी ना किया है, बच्चा मेरा भी तो है। खैर क्या कहते सास ससुर, बेचारे अपने कमरे में चले जाते हैं। लेकिन शाम को जब बेटा घर आता है तो आज तो हद ही हो गई, तुम्हारे मम्मी पापा तो चढ़ गए मेरे ऊपर। बस मैंने अपने बच्चे अपने कमरे में क्या बुला लिया। ये क्या बात होती है? दादी दादा है, अच्छी बात है, इसका मतलब ये तो नहीं कि माँ का प्यार कम हो जाएगा। मैं बात करता हूँ। अरे जाने दो ना, नहीं तो बोलेंगे कि छोटी छोटी बात पर झगड़ा लगाती है। खैर बात आई गई हो जाती है। अब हर रोज घर में बच्चों को लेकर कलेश होता। फिर एक रोज, माँ जी मैं सहेली के घर जा रही हूँ, साथ में बच्चों को भी ले जा रही हूँ। अरे बेटा, एक को ले जा एक को छोड़ जा, तू भी कहाँ ध्यान दे पाएगी 2-2 बच्चों पर? क्यों नहीं दे पाऊंगी? अभी तक तो छोड़ा ही है ना बच्चों को आपके पास। देख रही है ना नतीजा, क्या बना दिया है बच्चों को। ना शरीर देखने लायक, ना शक्ल, पढ़ने में भी अनाड़ी। सास कुछ नहीं कहती, कहती भी तो क्या, बहू के बच्चे थे वो ले गई साथ। शाम को बहुत देर तक कोई नहीं आता तो ससुर बेटे को फोन करते हैं। क्या बात है बेटा, बहू सहेली के घर गई थी बच्चों को लेकर, अभी तक लौटी नहीं। तू भी वैसे तो ऑफिस से वक्त पर आ जाता है, आज तू भी घर नहीं आया। तेरी माँ बहुत परेशान हो रही है। अरे पापा वो क्या ना, मुन्ना कहीं चला गया है, दिखाई नहीं दे रहा। हम सब परेशान हैं, मैं भी ऑफिस से सीधे उसकी सहेली के घर ही आ गया था। क्या? कहाँ चला गया मुन्ना, कैसे? वो मीरा बच्चों के साथ सहेली के सोसाइटी के पार्क में खेल खिला रही थी कि सहेली से बात करने के चक्कर में उसने ध्यान नहीं दिया और मुन्ना कहीं चला गया। अच्छा मैं फ़ोन रखता हूँ, वैसे आप लोग चाहे तो यहाँ
सेंट्रल सोसाइटी में आ सकते हैं। सास को ससुर सारी बात बताते हैं। पता नहीं ये बच्चों पर ध्यान क्यों नहीं देती। अरे 2 बच्चे हैं, ना ही इसकी नौकरी है ना ही घर का काम, फिर भी पता नहीं कहाँ दिमाग रहता है। अरे बस भी करो, अभी ये सोचो कि हमारा मुन्ना ठीक ठाक वापस मिल जाए। वैसे एक दिन मैंने सुना था कि आप उसे फोन नंबर याद करा रही थी। किसका नंबर था? वो मेरा ही फोन है ना जो दराज में पड़ा रहता है, उसी का नंबर मुझे याद था तो वही याद करा दिया था। कहाँ है वो फोन? जल्दी से लेकर आओ। सास वो फोन लाती है जिसमें अननोन नंबर से कई कॉल आ चुकी होती है। हेलो हेलो, किसका नंबर है ये? मेरे पास 4 मिस कॉल आई है इस नंबर से। यहाँ एक बच्चा है, काफी रो रहा है, शायद भटक गया है और ये वाला नंबर बता रहा है। ये लो बच्चे से बात करो। मुन्ना बेटा, दादा दादी आ रहे हैं आपको लेने। हाँ, अंकल से बात कराओ बेटा। दादा की आवाज सुनकर मुन्ना चुप हो जाता है। वो आदमी उन लोगों को एक जगह का एड्रेस देता है जो कि सेंट्रल सोसाइटी के पास का ही होता है। ससुर बेटे को फोन करके वो एड्रेस बता देते हैं। सभी उस जगह पहुंचते हैं जहां डरा हुआ मुन्ना सबसे पहले दादी के गले लग जाता है। अरे कुछ नहीं हुआ मुन्ना, कुछ नहीं हुआ बेटा, देखो दादी आ गई। बेटा मम्मा पापा के पास आ जाओ, देखो मम्मा की क्या हालत हो गई। अब वैसे ये कैसे मिला आप लोगों को? पास खड़ा बेटा बीवी पर जोर से चिल्लाता है। मेरी माँ के कारण, जो तुम हमेशा कहती रहती हो ना कि उन्होंने खराब कर दिया है तुम्हारे बच्चों को, तुमने तो खो ही दिया था मेरा बच्चा। वो तो मेरी माँ, उसने उसे फोन नंबर याद करा कर रखा था जिससे वो आज हमें वापस मिला है। कभी बच्चा जल जाता है तो कभी तुम सिर्फ इसलिए बच्चों को पीट देती हो क्योंकि वो तुम्हारी नींद खराब कर रहा है। देखो साफ बोल रहा हूँ, मेरे बच्चों से दूर रहना। गुस्से से पति बोला जा रहा था। वो ये भूल गया था कि वो कहाँ है। मुझे माफ कर दो, मैं समझ गई हूँ। माँ जी, पापा जी, आप लोगों के कारण आज मेरा परिवार बंधा है। मैं अपनी गलती मानती हूँ। बड़े बच्चों के लिए शिक्षक होते हैं। आप लोगों के प्यार को मैंने गलत समझा, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं बहू, सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते।